नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम अति लघु किस प्रश्नों के जो उत्तरों को पढ़ रहे थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे थे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई उस वीडियो में मैंने आपको भी 21 क्वेश्चनों तक 21 क्वेश्चनों तक को पढ़ा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम जो 22वां नंबर क्वेश्चन है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है दांतों को क्षय से बचाने के लिए हम अम्ल की अधिक मात्रा को किस प्रकार उदासीन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है गया है कि दांतों को क्षय से बचाने के लिए हम अम्ल की अधिक मात्रा को किस प्रकार उदासीन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, दांतों को क्षय से बचाने के लिए हमें किसी क्षारीय पेस्ट से किसी क्षारीय पेस्ट से दांतों को साफ करना चाहिए, जिससे अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो अम्ल की मात्रा होती है जिससे क्या होता है, जिससे अम्ल की जो अधिक मात्रा होती है वो उदासीन हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दांतों को क्षय से बचाने के लिए हमें अम्ल की अधिक मात्रा को किस प्रकार उदासीन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दांतों को क्षय से बचाने के लिए हमें किसी क्षारीय पेस्ट, कौन सा पेस्ट, क्षारीय पेस्ट से दांतों को साफ करना चाहिए, जिससे अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन हो सके। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया था उस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, व्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl। अगर आपसे केवल क्लोरीन पूछा जाता है तो क्लोरीन को हम लिखते हैं, जो उसका संकेत होता है वो होता है Cl। अगर इसकी जगह आपसे क्लोरीन गैस क्या पूछा जाए, क्लोरीन गैस, तो हम क्या लिखेंगे, Cl की जगह Cl2। क्या लिखेंगे, Cl2। जो Cl होता है ये केवल क्लोरीन का संकेत होता है। किसका, ये केवल क्लोरीन का संकेत होता है। बट जो Cl2 होता है ये क्लोरीन गैस का संकेत होता है। Cl क्या होता है, Cl क्लोरीन होता है और जो Cl2 होता है वो क्लोरीन गैस का संकेत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, व्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है। किसमें पूछा गया है, व्रंजक चूर्ण में सदैव किसकी गंध आती है, क्लोरीन की यानी Cl की। तो क्यों आती है, इसका आंसर क्या होगा, व्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध इसलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2 गैस, इसे धीरे धीरे अपघटित करके धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन दिया गया था जो व्रंजक चूर्ण होता है उसमें सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है क्लोरीन की गंध, क्योंकि जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 होती है, इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। इसीलिए व्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन यानी Cl2 की गंध आती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, व्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी हम आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में यह पूछा गया है बेकिंग पाउडर यानी जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी या बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल,
टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पूछा गया है? टार्टेरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पूछा गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है इसका सूत्र? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो बता, इसमें पूछा गया है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल जैसा एक गंध अम्ल का मिश्रण है। टार्टेरिक अम्ल क्या है? टार्टेरिक अम्ल जैसा एक गंध, मंद गंध यानी मंद मतलब धीरे धीरे, एक मंद अर्ध अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, किस पाउडर को गर्म किया जाता है? बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? निम्न अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद अर्ध अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होता है? तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसकी क्रिया H+, तो H+ क्या होता है? अगर आपको कहीं पे H+ दिखता है तो इससे हम क्या पहचान लेंगे? अम्ल है कि क्षार है। अगर H+ होगा तो क्या होता है? अम्ल होता है। अगर आपको OH- दिखता है, क्या दिखता है? OH-, तो वो क्या होगा? क्षार होगा। अगर आपको H+ दिखता है तो अम्ल है, OH- दिखता है तो क्षार है। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया चल रही थी वो हम जानते हैं। जो NaH क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसकी क्रिया H+ यानी किसी अम्ल से होती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। क्या होता है जब NaHCO3, क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण, ये तीनों चीज़ें हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था? बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या होता है जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया H+ यानी किसी अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण, ये तीनों चीज़ें हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं। आई होप आप, जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है, इसका आंसर जो यहाँ पे बताया गया है आपको समझ में आ गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। नहीं रुकिए, उसके नीचे और भी कुछ दिया गया है।
इसके नीचे ये दिया गया है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण पाव रोटी यानी डबल रोटी जो कि हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, या केक में खमीर, ऊट, फूल या अभर जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इसीलिए बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल को मिलाया जाता है, क्योंकि जिससे पाव रोटी यानी जो डबल रोटी होती है और जो केक में सॉफ्टनेस और वो जो केक होता है फूल के बड़ा हो जाता है, इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है और साथ में टार्टेरिक अम्ल भी मिलाया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो केक और पाव रोटी होगी वो ना तो फूलेगी, वैसे क्या हो जाएगी, उसका आकार छोटा हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, स्पॉन्जी की जगह वो कैसा, वो कठोर हो जाएगा। इसीलिए जब पाव रोटी या केक को बनाया जाता है उसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर मिलाया जाता है। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है ये समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में। उसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होगा? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है। तो जो POP है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है। क्या नाम है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4, क्या है? CaSO4.1/2H2O, क्या है? CaSO4.1/2H2O है। क्या है? CaSO4.1/2H2O है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, क्या नाम है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O, क्या है इसका रासायनिक सूत्र? CaSO4.1/2H2O, क्या इसका रासायनिक सूत्र? CaSO4.1/2H2O। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा इसका सूत्र, अगर आपको इसका सूत्र और रासायनिक नाम याद हो गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख के इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या पूछा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का एक विशिष्ट गुण लिखिए। क्या पूछा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक विशिष्ट गुण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का विशिष्ट गुण क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके, किससे? जल से अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। कौन सा कठोर पदार्थ बनाता है? उसका क्या नाम है? जिप्सम। किससे अभिक्रिया करके ये कठोर पदार्थ बनाता है? जल से अभिक्रिया करके। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक विशिष्ट गुण लिखिए, तब इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। कौन सा कठोर पदार्थ बनाता है जल से अभिक्रिया करके? जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का उपयोग लिखिए। क्या पूछा गया, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, किसमें? खिलौने बनाने में, छत की दीवारों पर आकर्षक डिज़ाइन बनाने के लिए। ये तो नॉर्मली है, आप लोग तो पीओपी जानते ही, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में तथा छत और दीवारों पर आकर्षक डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। तब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 25 में। तो पहले आपसे क्या पूछा गया, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र, जैसा कि मैंने आपसे जस्ट 2 मिनट पहले बोला, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया है और इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम साथ में इसका रासायनिक सूत्र भी याद हो गया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखकर। पहले हमसे क्वेश्चन नंबर 25 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का एक विशिष्ट गुण पूछा गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। तो आप इस प्रकार जो 25, 26, 27 क्वेश्चन दिए गए हैं इन तीनों को कंबाइन करके अच्छे से एक साथ पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है, उत्फुल्लन क्या होता है? एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्फुल्लन क्या होता है? एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, पहला इसी में क्वेश्चन पूछा गया उत्फुल्लन क्या होता है। तो उत्फुल्लन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना को उत्फुल्लन या इफ्लोरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्फुल्लन क्या होता है? उत्फुल्लन क्या होता है, किसी क्रिस्टलीय यौगिक को कहाँ पे रखने पर? वायु में रखने पर। कहाँ पे रखने पर? वायु में रखने पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 उत्फुल्लन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना को उत्फुल्लन या इफ्लोरेंस कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टल होते हैं अगर उनके यौगिक को वायु में रखा जाता है तो जो क्रिस्टलन होते हैं जल के अणुओं से निकलने लगते हैं। तो जो ये घटना होती है इसी घटना को उत्फुल्लन या इफ्लोरेंस कहते हैं। तो जो उत्फुल्लन होता है किसमें होता है, यह है धावन सोडा तथा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। किसके बीच होता है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। तो जो अभिक्रिया कैसी होगी, अब हम चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले Na2CO3.10H2O, इससे क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हेमीहाइड्रेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट डेका हेमीहाइड्रेट उसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O। तो जो सोडियम कार्बोनेट डेका हेमीहाइड्रेट उसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O। क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट डेका हेमीहाइड्रेट होता है इसे कहाँ पर रखा जाता है? वायु में रखने पर। कहाँ पर रखने पर? वायु में रखा जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में? तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? Na2CO3.H2O। क्या प्राप्त होता है? Na2CO3.H2O। सोडियम कार्बोनेट
मोनोहाइड्रेट, क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, साथ में 9 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त हुआ? कैसे? जब अभिकारक के रूप में Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब वायु में रखा जाता है तो उत्पाद के रूप में Na2CO3 डॉट H2O सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, साथ में 9 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें क्या पूछा गया था? उत्फुल्लन क्या होता है? तो उत्फुल्लन क्या होता है? किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर, कहाँ में? वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना को उत्फुल्लन या इनफ्लोरेंस कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 में उत्फुल्लन क्या होता है तो उसका आंसर यही होगा, किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना को उत्फुल्लन या इनफ्लोरेंस कहते हैं। साथ में इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। तो उस यौगिक का क्या नाम होगा? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहेमीहाइड्रेट। क्या नाम होगा? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहेमीहाइड्रेट उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो अभिक्रिया किस प्रकार हो रही थी? जब अभिकारक के रूप में Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहेमीहाइड्रेट को जब वायु में रखने पर या वायु में रखा जाता है तो उत्पाद के रूप में Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, साथ में 9H2O 9 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। आई होप जो आपको क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया था, उत्फुल्लन क्या होता है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है, और जो इसका आंसर मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें क्या पूछा गया है? विरंजन किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? विरंजन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का नाम बताइए जो विरंजन करता हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विरंजन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का नाम बताइए जो विरंजन करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन, किस पदार्थ को? रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। तो इसमें विरंजन क्या होता है? जो रंगीन पदार्थ होता है उसको रंगहीन यानी कलरलेस करने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 क्या है? एक विरंजक पदार्थ है। तो क्या है जो विरंजक चूर्ण है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। तो जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2 एक विरंजक पदार्थ है। कैसा पदार्थ? एक विरंजक पदार्थ है। तो विरंजन किससे कहते हैं? किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। साथ में इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक पदार्थ का नाम बताइए जो विरंजन करता हो। तो उस पदार्थ का क्या नाम होगा? विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 एक विरंजक पदार्थ है। जो विरंजक चूर्ण होता है वो किस तरह का पदार्थ है? वो एक विरंजक पदार्थ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया था, विरंजन किससे कहते हैं? एक पदार्थ का नाम बताइए जो विरंजन करता हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं, विरंजन किससे कहते हैं। और साथ में अगर ये भी पूछा जाए एक पदार्थ का नाम बताइए जो विरंजन करता हो, तो उस पदार्थ का क्या नाम होगा? तो उस पदार्थ का नाम विरंजक चूर्ण होगा और उसका फार्मूला CaOCl2 होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है वही विरंजन एक विरंजक पदार्थ की तरह कार्य भी करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया था आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें क्या पूछा गया है?
गंधैले जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त पदार्थ का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। गंधैले यानी जो गंदा जल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए एक पदार्थ का नाम बताइए तथा उसका अणुसूत्र भी लिखिए। तो जो गंदा जल होता है तो उसको हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा गंधैले जल यानी जो गंदा जल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, क्या है, CaOCl2। तो जो गंदा जल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो गंदा जल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या इसी के पहले जो क्वेश्चन नंबर 29 था अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, व्यंजक चूर्ण। तो गंधैले जल को स्वच्छ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। आई हो आपको जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, गंधैले जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त पदार्थ का क्या नाम होता है तथा उसका अणुसूत्र लिखिए, तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी जो क्वेश्चन नंबर 28 में ये दिया गया था सोडियम कार्बोनेट डेका हेमाहाइड्रेट, क्या दिया है, डेका हाइड्रेट, इसका सूत्र भी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी जो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ था सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, किसका सूत्र, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र भी। अब जो हमारे अति लघु प्रश्नोत्तर थे जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन अब यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम सीधे ऑप्शनेबल यानी MCQ जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न उन पर चलते हैं। अब हम क्या कौन से क्वेश्चन पढ़ने जा रहे थे, अब हम बहुविकल्पी प्रश्न जो MCQ होते हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ने जा रहे थे। तो जो इसमें पहला MCQ दिया गया है, क्या दिया गया पहला MCQ, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। क्या पूछा गया है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जल विच्छेदन, अपघटन, उदासीनीकरण या उदासीनकरण या आयनन। तो इसका आंसर क्या होगा, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो पहला नंबर MCQ है उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, उदासीनी या उदासीनकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो क्या बनता है, पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षारक, तीसरा क्षार और चौथा है लवण तथा जल। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जब ये अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमें उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो जो MCQ नंबर दूसरा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। उसमें क्या पूछा गया है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। क्या पूछा गया है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। तो इसके ऑप्शंस हैं एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो जो सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। और जो एसिटिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है इसका सूत्र, CH3COOH, CH3COOH इसका सूत्र होता है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। जो हमसे क्वेश्चन नंबर
तीसरा पूछा गया था सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या पूछा गया है, नींबू में पाया जाता है। क्या पूछा गया है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो जो नींबू में अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें पूछा गया था सिरके में पाया जाने वाला अम्ल, किसमें, सिरके में पाया जाने वाला। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि नींबू में सिट्रिक अम्ल, कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5वें पे। उसमें क्या पूछा गया है, Na2CO3। क्या Na2CO3 का प्रचलित नाम है। जो Na2CO3 है इसका प्रचलित नाम क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो Na2CO3 है उसका प्रचलित नाम वॉशिंग सोडा है। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, या इसी को कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। तो जो Na2CO3 है उसका प्रचलित नाम वॉशिंग सोडा या धावन सोडा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 में लीटर की पावर -1 है। तो इसका विलियन का जो pH मान है वो क्या होगा। तो क्या होगा, जो इसका विलियन का pH मान है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा -2, चौथा क्या होगा, -4। चौथा क्या होगा, -4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया था, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 में लीटर की पावर -1 है। इस विलियन का pH मान क्या होगा। तो इस विलियन का pH मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है -D। तो मैं आपको ओरल इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो ओरल आंसर होगा 2 होगा। ये जो आंसर 2 कैसे आया ये मैं आपको क्लास के लास्ट में सॉल्व करके बता दूंगी, जो इसका आंसर 2 कैसे आया है। तब हम चलते हैं अगले MCQ क्वेश्चन नंबर 7वें पे। शुद्ध जल का pH मान है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो ऑप्शन है 1, 0, 7 या 14। तो इसका आंसर क्या होगा, जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। उसमें क्या पूछा गया है, प्रबल अम्लीय विलयन में, किसमें, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। क्या पूछा गया, जो प्रबल विलयन अम्लीय होता है और जो मेथिल ऑरेंज होता है उसका जो रंग होता है किस प्रकार का होता है। तो इसके ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, रंगीन। तो जो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज होता है उसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है। अब हम चलते हैं 9वें नंबर पे। उसमें क्या पूछा गया है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। क्या पूछा गया है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। तो इसके ऑप्शन है गुलाबी, पीला, नीला, रंगीन। तो इसका आंसर क्या होगा, जो क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन होता है उसके सूचक का रंग गुलाबी होता है। क्या होता है, उसके सूचक का रंग गुलाबी होता है। अब हम चलते हैं 10वें नंबर में। क्या पूछा गया है, व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। क्या पूछा गया, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है
जब इसकी क्रिया व्यंजक चूर्ण से होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसके ऑप्शंस हैं H2O2, Cl2 या CO2। तो जब व्यंजक चूर्ण की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? Cl2। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। Cl2 क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। Cl2 गैस निकलती है। अब हम चलते हैं अगले MCQ क्वेश्चन नंबर 11 पे। उसमें क्या पूछा गया है? अम्लीय लवण है। क्या पूछा गया? अम्लीय लवण है। तो उसके ऑप्शंस हैं KCN, NaCl, NaHSO4 या Na2SO4। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो जो इसमें से अम्लीय लवण है तो उनमें से कौन सा अम्लीय लवण होगा? NaHSO4। कौन सा होगा? NaHSO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो जो 11वां नंबर MCQ है जो इसमें अम्लीय लवण पूछा गया तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। तो इसका सूत्र है NaHSO4। अब हम चलते हैं अगले MCQ नंबर 12 पे। उसमें क्या पूछा गया है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4 या NaCl। तो जो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर B होगा NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो उसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसमें क्या पूछा गया है? कपड़े तथा कागज को विरंजित करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या पूछा गया है? कपड़े तथा कागज को विरंजित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं CaOCl2, CaSO3, सॉरी क्या दिया है? CaCO3। क्या दिया? CaCO3। थर्ड ऑप्शन है CaSO4.1/2H2O। क्या दिया गया है? CaSO4.1/2H2O। और इसका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। क्या लास्ट ऑप्शन? Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कपड़े तथा कागज को विरंजित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। जो ऑप्शन नंबर A है CaOCl2। ठीक, जो CaOCl2 किसका सूत्र होता है? विरंजक या विरंजक चूर्ण का। आप यहाँ से साफ साफ पहचान सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? विरंजित। इससे पहले हमने जो अति लघु प्रश्न पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था विरंजन किसे कहते हैं और एक पदार्थ का नाम लिखिए जो विरंजन का कार्य करता है। तो इसका सूत्र क्या था? CaOCl2 जो कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कपड़े तथा कागज को विरंजित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा CaOCl2 होगा विरंजक चूर्ण। क्या होगा? विरंजक चूर्ण। अब हम चलते हैं अगले MCQ नंबर 14 पे। उसमें क्या पूछा गया है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। क्या पूछा गया है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो इसके ऑप्शंस हैं धावन सोडा, खाने का सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो ऑप्शन है धावन सोडा, खाने का सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा विरंजक चूर्ण। किसका? विरंजक चूर्ण। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ा था जो गंदैले यानी जो गंदा जल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उसको स्वच्छ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, किसका? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है। तो जो MCQ नंबर 14 तो उसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अब हम चलते हैं अगले MCQ नंबर 15 पर। उसमें क्या पूछा गया है?
कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। क्या पूछा गया है? जो कठोर जल होता है उस जल को मृदु बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो उसके ऑप्शंस हैं धावन सोडा, नमक, फिटकरी या व्यंजक चूर्ण। तो जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धावन सोडा। इसका आंसर क्या होगा? धावन सोडा। और भी MCQ से अब हम उसके आगे चलते हैं जो पूछे गए हैं। तो क्या बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर जो इसमें पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इसके ऑप्शंस है नीला थोथा, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा या जिप्सम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग पाउडर। क्या होगा? बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये बेकिंग पाउडर ही होता है जो जल में क्रिस्टलीकरण को नहीं रखता है। तो जो पहला MCQ दिया गया है तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग पाउडर। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर पर। उसमें क्या पूछा गया है? दांत के इनेमल में, किसमें? दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट, किसका? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका सूत्र होता है CA(PO/4)। क्या होगा? PO/4। तो जो दूसरे में पूछा गया है दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। जो दांत, हमारे दांतों में जो इनेमल पाया जाता है वो जो इनेमल होता है कैल्शियम सल्फेट, तो किस प्रकृति का होता है? तो पहला ऑप्शन है क्षारकीय, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है अभयधर्मी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षारकीय। कैसा होता है? क्षारकीय। तो दांतों के इनेमल में जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। पूछा गया है पाचन के समय उत्पन्न जठर रस की pH कितनी होती है? यानी जब पाचन के समय, जब पाचन होता है तो, यानी जो पूछा गया इसमें, जब पाचन होता है तो उसमें जठर रस उत्पन्न होता है, उस समय जो pH मान होता है उसका क्या मान होता है? तो उसके ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से, पहला ऑप्शन था 7 से कम, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 7 के बराबर और चौथा है 0 के बराबर। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा गया था पाचन के समय उत्पन्न जठर रस की pH कितनी होती है? तो पाचन के समय उत्पन्न जठर रस की pH जो होती है वो 7 से कम होती है। कितनी होती है? 7 से कम होती है। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं देता है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं देता है? तो इसके ऑप्शन है मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा या चूना। तो जो चौथा नंबर MCQ दिया गया है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो चूना होता है जब इसकी क्रिया तनु अम्ल के साथ होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है। तो जो चौथा नंबर MCQ है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूना। अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर MCQ। उसमें क्या पूछा गया है? गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गोल्ड यानी जो सोना होता है उसको घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, थर्ड ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल NO3 या लास्ट ऑप्शन है एक्वा रेजिया। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था पाँचवा नंबर MCQ है, उसमें पूछा गया है गोल्ड यानी सोने को
घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोने को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक्वा रेजिया का प्रयोग गोल्ड को घोलाने के लिए किया जाता है। किसको? गोल्ड को घोलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज में। उसमें क्या पूछा गया है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी होता है, उसमें मैं आपको बताऊंगी जो उसका रासायनिक सूत्र वो कैसे बनता है और उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। तो चलिए हम जानते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं? इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, वो होता है CaSO4.1.2H2O या 2 ब्रैकेट में CaSO4 ब्रैकेट क्लोज डॉट 2H2O। अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो आप इस टाइप से और इस टाइप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, फिर भी आपका सही माना जाएगा। तो आप किसी भी टाइप से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है उसको लिख सकते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र ये कैसे बनता है? तो क्या किया जाता है? जो जिप्सम होता है, क्या होता है? जिप्सम। जो जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 के यानी केल्विन, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। और उसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1.2H2O या 2 ब्रैकेट में CaSO4 ब्रैकेट क्लोज डॉट H2O। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है आप इस टाइप से और इस टाइप से दोनों टाइप से लिख सकते हैं, फिर भी आपका सही माना जाएगा। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये बनता कैसे है? कैसे बनता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर, किन के अणुओं को? जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.1.2H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो पीओपी होता है, कैसा, किस रंग का होता है? एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर, इसमें क्या होता है? फिर से जल मिलाया जाता है, क्योंकि जब पहले जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब उस समय भी जल मिलाया गया था। तो उस समय उन्होंने क्या किया था? ये जल को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना रहे थे, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है जो फिर से इसमें क्या हम पुनः जल मिलाते हैं, जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर कठोर पदार्थ
प्रदान करता है। क्या होता है? जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। तो हम देखते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब इसे कितने डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है? 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, या इसे 373 केल्विन की ऊष्मा दी जाती है, तो हमें उत्पाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP CaSO4.1.2H2O प्राप्त होता है। साथ में 3/2 H2O यानी जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैसे बनता है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है? जब अभिकारक के रूप में कौन कार्य करता है? जिप्सम। तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। जब इसको 373 केल्विन की ऊष्मा दी जाती है या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो उत्पाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला CaSO4.1.2H2O होता है। साथ में हमें 3.2 यानी जो 1.5 अणु होते हैं H2O जल के भी प्राप्त होते हैं। तो अगर हमसे पेपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र पूछा जाता है और इसके बनाने की विधि पूछी जाती है, तो इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने बताया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो इसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो हम पहला पॉइंट यहाँ से क्या लिख सकते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग खिलौने बनाने में, दूसरा है सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है, और इसका तीसरा यूज़ है इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो इसका तीसरा यूज़ क्या? जो डॉक्टर होते हैं टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं इसका उपयोग? जो डॉक्टर होते हैं टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया गया है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। आई होप जो यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अगर आपसे इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि, साथ में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT पाठ्य पुस्तक में पाठ निहित प्रश्न, ये जो 1 लाइन के आपको आंसर दिख रहे हैं, हम इन क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो जो CaOCl2 होता है उस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? व्रंजक चूर्ण या विरंजन या ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? व्रंजक चूर्ण, विरंजन या ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें पूछा गया है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। क्या पूछा गया? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका आंसर होगा शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। अगला है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया? जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 में, उसमें क्या पूछा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर
क्या होगा, इससे अब आपसे लॉन्ग में पूछा जा रहा है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिए। क्या पूछा गया, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिए। सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्या पूछा गया, NaHCO3 जो होता है जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। NaHCO3 इसको क्या बोलते हैं हम, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप उसको, इसके आंसर को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP को जल के साथ क्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। क्या दिया, जो POP होता है जब इसकी क्रिया जल के साथ होती है तो क्या होता है, और उसके लिए एक समीकरण दीजिए। जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, POP जो होता है जब इसकी क्रिया किसके साथ होती है, जल के साथ होती है, जैसे ये दिया है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला है क्या, अगला क्या दिया गया, अम्लराज। क्या दिया गया है, अम्लराज। क्या, अम्लराज या एक्वारेजिया, क्या बोलते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार बनाया जाता है, इसके मुख्य विशेषता बताइए। क्या पूछा गया, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। या हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कैसा, ये कैसा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, यह वेरी वेरी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम जानते हैं जो क्वेश्चन दिया गया, अम्लराज या एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार बनाया जाता है, इसके मुख्य विशेषता क्या है। तो पहले हम जानते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है। तो अम्लराज एक्वारेजिया क्या होता है, जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, क्या HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को 1:3 यानी 1:3 में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के बने मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है या कहलाता है। तो अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है, जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के बने मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं या कहलाता है। तो क्या होता है, चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं। क्या होता है, जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है, अम्लराज धातुओं की परतों को भी गला सकता है। तो अम्लराज क्या होता है, ये धातुओं की परतों को भी गला सकता है। तो अब भी जस्ट हमने ऊपर क्या पढ़ा, जो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है जब इसकी क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 1:3 किसमें 1:3 में कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में NOCl, जिसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। साथ में 2 अणु जल के भी 2H2O, 2 अणु जल के भी प्लस Cl2 जो यानी क्लोरीन गैस होती है वो निकल जानती। जैसे कि हम जानते हैं जो तीर का निशान अगर ऊपर की ओर हो तो किसका साइन होता है, वो गैस का साइन होता है। जैसा कि इसमें बना, इसमें तीर ऊपर का है, ऊपर की तरफ बना हुआ, मतलब जो इसमें क्लोरीन गैस से निकल रही है। तो एक्वारेजिया क्या होता है, जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के बने मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। तो क्या होता है, जब HNO3 प्लस HCl को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो उत्पाद के रूप में NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। साथ में 2 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं और जो क्लोरीन गैस Cl2 होती है वो निकल जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है। और इसी में क्वेश्चन दिया गया था
यह किस प्रकार बनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इस प्रकार बनाया जा सकता है। कैसे बनता है, जब विकारक के रूप में कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करते हैं। तो और इसमें इससे भी तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, इसके मुख्य विशेषता यानी इसके क्या उपयोग है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है, इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया, जो अम्लराज होता है इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला में कांच के पात्रों पर लगे कार्बनिक यौगिक एवं धातु कणों को हटाने में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रयोगशाला में कांच के पात्रों पर लगे कार्बनिक यौगिक एवं धातु कणों को हटाने में भी किया जाता है। और इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, किसमें, प्रयोगशाला में, यहाँ पे क्या लिखा है, ये विलायक, प्रयोगशाला में किसके रूप में, विलायक के रूप में, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और लास्ट और फोर ऑप्शन दिया है, चौथा नंबर पॉइंट दिया है, तीव्र संक्षारक अम्ल के रूप में, किसमें, तीव्र संक्षारक अम्ल के रूप में। तो जो अम्लराज उसके उपयोगी विशेषताएं क्या है, तो पहला पॉइंट था इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो प्रयोगशाला में हम जो कांच के पात्र उपयोग करते हैं और जो उसमें कार्बनिक यौगिक एवं धातु कणों को हटाने में भी अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट था, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है अम्लराज का। फोर्थ पॉइंट है, तीव्र संक्षारक अम्ल के रूप में। तो लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, तीव्र संक्षारक के रूप में। तो आई होप जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, तो अम्लराज क्या होता है या अम्लराज से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार बनाया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में क्या पूछा गया वो भी समझ में आ गया, और इसका जो आंसर है कैसे आपको लिखना ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए